ये अगला हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है फेयर प्रैक्टिसेस कोड इन लेंडिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एमएफआई सेक्टर से स्पेसिफिक है। और इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो लोन दिया जा रहा है उसमें फेयर मैकेनिज्म है कोई प्लेस में कि नहीं है, कि डिस्क्रिमिनेटरी है, हर बंदे को अलग अलग प्रैक्टिसेस मिल रही हैं, किसी को ठीक किसी को एक्सप्लॉयटेटिव। तो उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये स्पेशली इन कंटेक्स्ट टू एमएफआई सेक्टर की बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी इन इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने भी बड़ा एम्फेसाइज किया है कि जो भी लोन आप दे रहे हैं अंडर एमएफआई सेगमेंट, तो उसको अगर वो क्वालिफाई कर रहा है एमएफआई सेक्शन के लिए, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट को लेके क्लियरली डिस्क्लोजर्स देने हैं, ट्रांसपेरेंट रहना है। और कंपनी की वेबसाइट पे आपको वो इन्फॉर्मेशन पुटअप करनी, ताकि कस्टमर को, बेनिफिशियरी को उसके बारे में क्लियरली पता हो। ठीक है। सो उसमें तीन पार्ट्स हो सकते हैं जो आपकी प्राइसिंग में आएगा, जो लोन के केस में लगता है। वो ये कि आप प्रोसेसिंग फीस को ले सकते हैं। ज़्यादातर देखें इंस्टीट्यूशन में 25,000 तक के लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं है, लेकिन अगर 25,000 से ज़्यादा है तो प्रोसेसिंग फ़ी लगती है। दूसरा, जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट चार्ज है, वो आप इम्पोज करते हैं। तीसरा, आप अपना जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, यानी देखें ये क्या है, ये है माइक्रो फाइनेंसिंग, यानी डीलिंग विद सम ऑफ द पीपल हु आर वेरी वनरेबल इन योर सोसाइटी। अब वनरेबल का मतलब तो ये कि उनसे रिकवरी नहीं है ना। सो आपने ये तीन डायमेंशंस पे बड़ा क्लियरली अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस कस्टमर को बतानी है। ठीक है। अगर कोई पेमेंट डिले हो रही है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। प्रीमेच्योर पेमेंट करना चाह रहा है कोई, उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। कोई सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एमएफआई कॉन्ट्रैक्ट्स को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर रहा है और लोन एग्रीमेंट्स को बड़ा डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जब भी आपका कोई लोन वोन अगर सैंक्शन हो रहा है तो उसी बोरोअर को एक लोन कार्ड मिलेगा। कार्ड पासबुक की तरह से ही रहती है, जिसमें आपने कितना अमाउंट आज तक डिसबर्स कर लिया है उसकी डिटेल होगी। सारी ट्रांजैक्शन, चाहे कोई इनफ्लो आ रहा है चाहे कोई आउटफ्लो है, उन सभी की डिटेल उसमें रहने वाली है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उसमें रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होगी। जो इन्फॉर्मेशन है इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट टू द बोरोअर, उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया होगा। और एनबीएफसी एमएफआई सेगमेंट की एक्नॉलेजमेंट भी होगी पास में, जो उन्होंने आपसे पेमेंट्स रिसीव की है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने जैसे 10th मंथ में लेट से मेरी एक इंस्टॉलमेंट जानी थी, और मैं अब उसको फरवरी में मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं वो एक्नॉलेजमेंट से देख सकता हूँ कि उन्होंने जब रिसीविंग दी है, मतलब वो पासबुक के ऊपर एंट्री डाल के रिसीविंग लिखेंगे कि भाई रिसीव्ड एन अमाउंट फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कस्टमर फॉर द मंथ ऑफ फेबररी या जनवरी या जो भी है आपका। तो उसमें वो बड़ा क्लियरली जो है वो एक्नॉलेजमेंट देंगे, तो उससे वो चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। और लोन कार्ड जो है वो लोकल लैंग्वेज में बनना चाहिए। ठीक है। तो ये लोन कार्ड जो है वो बेसिकली एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन बुकलेट है, वेयर ट्रांजेक्शन्स की डिटेल मिल जाएगी आपको आराम से। अब अगला पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने बताया है फेयर प्रैक्टिसेस के अंदर, कि मल्टीपल लेंडिंग अलाउड है, बट आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो ही लोगों से फंडिंग लेंगे। अगर आप एमएफआईज के पास जा रहे हैं तो दो ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एमएफआई सेगमेंट में अलाउड है। दो से ज़्यादा करेंगे तो नॉट लॉफुल। अभी आंध्रा के केस स्टडी में अगर आप देखोगे, जो आंध्रा में सेल्फ हेल्प ग्रुप क्राइसिस हुआ, तो इवन दो आपने यहाँ पे दो मेंशन किया, वहाँ पे एक एक बोरोअर ने तीन तीन चार चार कंपनी से लोन उठाया हुआ है। तो व्हाट इट मीन्स कि वहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम वो बड़ा फेलियर था। और जो कुछ लोग मतलब सही थे, वो भी दूसरों को देख के नेगेटिव इंक्लिनेशन में चले गए। ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो ओवर बोरोइंग मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा बोरोइंग आपको नहीं चाहिए, तो भी आप कंज्यूम करते जा रहे हैं, और फिर उसके रिpercussions बाद में आते हैं। और उसके अलावा गोस्ट बोरोअर्स की बात करी उन्होंने, कि मतलब आपके पास एम एफ आईज तो एग्जिस्ट करते हैं, उनके अकाउंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट लोग एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। तो उस चीज़ पे आरबीआई बड़ा स्ट्रिक्ट है कि फेक एंट्रीज नहीं घुमानी है।
जस्ट टू शो कि एग्जिस्टेंस के लिए कोई लॉजिकल होना चाहिए। नेसेसरी कंप्लाइंसेस जो हैं उसमें उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखी है, यहाँ एक वर्ड आ रहा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये कंपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CIC। देखिए CIC क्या है, ये डिफरेंट आपकी क्रेडिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाली कंपनीज हैं, जो इन इन इंफॉर्मेशंस को फिर बाद में एसेस करके एनालाइज करके इंडिविजुअल स्कोर्स बनाती हैं और इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग बनाती हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक फाइनेंशियल सिस्टम में हैं और आपने पास में कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स एग्जिस्टेंस में ला के रखे हैं, तो वो सब यूज़ होने चाहिए बंदे को इवालुएट करने के लिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म इंट्रैक्शंस जो होती हैं ब्रांचेस के अंदर, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि बंदे को थॉरोली आप असेस कर लें, इवालुएट कर लें। ठीक है। सो इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे रखा कि आपको ये CIC रेगुलेशन एक्ट 2005 के अंदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आती हैं, और ये कंपनीज जो है वो डेटा कलेक्शन करती हैं। यानी जितने, जैसे सिबिल है, सिबिल डेटाबेस है, इक्विफैक्स है, ये सब क्या करते हैं, ये डिफरेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैन एंड आधार बेस्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फॉर डिफ़ॉल्ट, एंड वो आगे उस इंडिविजुअल को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि आपका ऐसा डिफ़ॉल्ट हो गया। तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा है, यानी उनके पास पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, और आपको लगे कि भाई नहीं मेरा तो पेंट हो गया है सिस्टम, मतलब उसमें कोई डेंट वेंट नहीं है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, गाड़ी लगी है, तो वो देखें वो जो चीज़ है वो फ्रॉडलेंट तरीके से होगी। और ये जो ये मैं इंश्योरेंस के थोड़े से जो बात कर रहा हूँ, किसी इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि आप इंश्योरेंस करा लेते हैं, फ्रॉड से आप क्लेम ले लेते हैं। जब तक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं था तो आप मल्टीपल इंश्योरेंसेज से क्लेम ले लेते थे, तो इंश्योरेंस कंपनी को चूना लग जाता था। बट अभी क्या हो गया, क्रेडिट के केस में इन्होंने जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी का एग्जिस्टेंस किया है, डिफरेंट कंपनीज, तो वो आपको कोलैबोरेटिव फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और फिर वो आप ही को वापस दे रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए कम मदद कर रही है इन माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से को, क्योंकि वो फिर अगर आपके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, पुराना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है रीपेमेंट का उनके पास है, तो वो उसको यूज़ करके क्लाइंट्स को नए लोन ऑफर कर सकते हैं। यानी कस्टमाइजेशन है, बंदे के हिसाब से जैसे भी वो चाहे वो बना सकते हैं। अगला CICs के लिए एक फ़ायदा ये है कि RBI ने मैंडेट किया कि जितनी भी माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं मार्केट में, उनको किसी न किसी CIC के साथ कनेक्टेड रहना है, सो दैट उन इस प्रोसेस के थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जितने भी डिफ़ॉल्ट केसेस हैं वो सारे रिपोर्ट हो और उसका एक कॉमन डेटाबेस बने, सो दैट हम डिफ़ॉल्टर्स के साथ अगली बार काम ना करें। ठीक है। सो उसके बाद टाइमली एंड एक्यूरेट डेटा ये जनरेट करते हैं, है ना। आप अपना पीरियोडिक इंटरवल पे बार बार जाके क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं। बट इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे आपको लोन लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, और और भी मतलब कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे हिस्ट्री में अगर आपके पास क्रेडिट ही नहीं है तो स्कोर कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। SHGs और GLGs, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरशिप का डिटेलिंग है, उसमें आपके पास उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, लेवल ऑफ इंडेप्टनेस मीन्स कितनी मंथली इनकम आ रही है और उसमें से कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट जा रही है, दिस टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल टू यू। तो ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, सेंट्रल डेटाबेस सब माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन और स्टेक होल्डर्स जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए अच्छा काम कर रहा है। तो इसके बाद मेथड ऑफ रिकवरी एक अगेन ऐसा एरिया है जिस पे डिबेट एंड डिस्कशन हो रही है। अभी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने आंध्र प्रदेश में जो नेगेटिव सिनेरियो जो गो थ्रू किया है, वो इसी वजह से कि उनके रिकवरी एजेंट्स ने जो प्रैक्टिसेस यूज़ की वो अनफेयर थी, और उनकी वजह से लोग मेंटली डिस्टर्बेंस में गए, और उन्हें ऐसा लगा कि कहीं अगर हम इंटेंशनली सुसाइड कमिट करते हैं तो उस केस में एटलीस्ट घर वालों को कुछ पैसा मिल जाएगा और वो इन लोन्स को पे ऑफ करने में मदद करेगा। इसी सिस्टम इज़ फुल प्रूफ, वो आपके एब्सेंस में भी आपसे रिकवर कैसे किया जाए उसको लेके चल रहे होते हैं। अगर आप देखो, बोरोअर अगर ठीक से बैठा हुआ है, उसे कोई हेल्थ इशू नहीं है तो वो पे करेगा। अगर बोरोअर की प्रॉब्लम है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी शुड पे।
तो उसके लिए पॉलिसी लेने के लिए दे डू हैव थिंग्स। अब यहाँ पे हम ये रिकवरी एजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट्स को विद इन वर्किंग आवर्स ऑपरेट करना चाहिए। जैसे 9 to 5 है तो 9 to 5 ही रहना चाहिए। उसके बाद उनको मल्टीपल चांसेस देने चाहिए अपने बोरोवर को, कि वो उनके वर्किंग स्पेस में खुद से आ जाए। नहीं आएगा तो डिफ़ॉल्ट होता है और उसके केस में फिर से मतलब बुलाया जा सकता है इफ़ देयर इज़ अ नीड बी, है ना? सो नहीं तो आप उनके एरिया में, आप उनके ऑफिस में जाके अपना आराम से काम करके आ सकते हैं। बट वही है, आपको करोजिव प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करनी है। एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट। इसमें आप जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उसको सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। कंट्रोलिंग में आप बेटर कंट्रोल्स की बात करते हैं, ट्रैकिंग हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, वो सारी चीज़ें ट्रैकिंग हो रही है। और अल्टीमेटली गोल ये है कि हमें रिड्यूस करनी है कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन के लिए देखें, पॉइंट क्या है कि आप कैपिटल रेज करो, बट कैपिटल मार्केट में आपको इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है क्योंकि रिस्की सेक्टर है। माइक्रो फाइनेंसिंग के स्टॉक्स बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। और 2010 में जो स्टेट गवर्नमेंट का रवैया रहा है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के टुवर्ड्स, वो बड़ा नेगेटिव रहा है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं आपको रिड्यूस करनी है कॉस्ट। चलिए फिर आगे चलते हैं। वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो आपको फंडिंग करते हैं, वो आपसे रिकॉर्ड ले लेते हैं, एसेट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इनकम रिकग्निशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, यानी स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं कि एक के लिए नहीं सबके लिए लागू है। और इसके साथ में आपके जो वो इन्होंने वही रखा है कि आप इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं मिनिमम और मैक्स के बीच में आप एक रीजनेबल डिफरेंस रखें, है ना? ज़्यादा नहीं कि बहुत एक्सप्लॉइटेड हो जाए। कॉस्ट ऑफ फंड टू बी कंसिडर्ड। कॉस्ट ऑफ फंड तो आपकी हर जगह चाहिए ही चाहिए। देखिए, एजेंट्स को हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए लगाया, अकाउंट ओपनिंग के लिए लगाया। कौन सा काम ऐसे है जो कर लाइक इसी जहाँ पे इंटरेस्ट के बिना ही आप बोरोइंग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे देखें आप अगर लेंडर है, लेंडर तो होगा नहीं, इनफैक्ट वो पार्टनर होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपना पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हैं, है ना? तो वो एक एक्सेप्शन है, दूसरी दुनिया ही होगी ऑल टुगेदर। बाकी जगह पे देखें, यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है क्वालिफाइंग एसेट। सो ये जो क्वालिफाइंग एसेट्स हैं वो भी फर्स्ट वाले पॉइंट में कवर कर रहे हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ चैनलाइजिंग एजेंट शैल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट बिजनेस यूनिट, यानी चैनलाइजिंग एजेंट वाला जो काम है ना, उसको टोटली डिफरेंट बिजनेस यूनिट की तरह से लिया जा रहा है। और जो लोन दिए जाएंगे इनके लिए वो आपके क्वालिफाइंग एसेट क्राइटेरिया के अंदर मैच होते हैं। एंड 85% वाला फंसने वाला काम खत्म। ठीक है। सो इसके साथ हम ये भी लेक्चर को अभी बंद करते हैं।